हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर गुड फाइन। स्टार्ट करें आज का सेशन। काफ़ी लेंदी आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हम बात करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के बारे में, कंज्यूमर क्रेडिट के बारे में, दैट इज़ राइजिंग इन इंडिया एक कंसर्न है, जीएस पेपर 3, building compassion into the healthcare structure, this you can connect it with your GS paper 2, हिमालयन रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है वो डिस्कस करेंगे। आप अपने प्रीलिम्स में बेसिकली अगर आप जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स के लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो यू विल सी हिमालयाज हैं, प्लेन्स हैं, है ना, फिर इधर अपना डेक्कन प्लेटू है, कोस्टल आइलैंड्स, कोस्टल एरिया है। ये आपको थोड़ा सा इंडिया का ज्योग्राफी में जीएस पेपर 1 से भी कनेक्ट कर सकते हो, और प्रीलिम्स में अगर आपने अपनी एनसीईआरटी कर रखी हैं कवर ज्योग्राफी की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हिमालयन रीजन में आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्या पता होना चाहिए, ग्रेट हिमालयाज, कंचनजंगा कहाँ लाई करती है, फिर आपके मिडल हिमालयाज, शिवालिक्स कैसे फॉर्म हुए, दो प्लेट्स आपस में पास आई, कौन सी प्लेट्स थी वो, इधर यूरेशियन प्लेट थी, इधर इंडियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट का जो ये पहले जो पार्ट था ये किस में था, गोंडवाना लैंड में था। कौन सी थ्योरी है इसके पीछे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। क्यों ये अलग हुए, कन्वेक्शन करंट्स नीचे से आए, प्लेट्स मूव करी, राइट, प्लेट्स मूव करी, वो इधर टकराई वो इधर टकराई, बीच में कौन सा सी था, थेथिस सी था। तो और जब ये फॉर्मेशन हुआ, ये चीज़ें देखो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 2 मिनट में आपको सारी बता दी, याद करने की बात है। अब ये जो दो प्लेट्स टकराई, ये जो फॉर्मेशन हुआ, राइट, कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन जो कोर है, जब प्लेट्स बनी है तो प्लेट का भी तो कोई मटेरियल है, जो रॉक्स हैं वो वैसे तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, लेकिन जो कोर है वो क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ग्रेनाइट है, क्या है क्या नहीं है, यू विल लेट मी नो। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, बेसिक एनसीईआरटी 6 to 12 में, ठीक है। तो बट हम इसके थोड़ा सा अदर एस्पेक्ट पे चलेंगे, मेंस के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे, एंड विल टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एट लास्ट, दैट डिस्कस अबाउट local government, this also GS paper 2. So this will be a topic of discussion for today. Those who are preparing for 2025, you have this previous year question की series that is going on the platform, absolutely free of cost, जहाँ पर टॉपिक वाइज आपको कवर करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो एक यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको सीसैट की क्लासेस, यूपीएससी के लिए 1-to-1 मेंटरशिप, थीमेटिक सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग, सब कुछ है। आप नंबर पे कॉल करना, आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दे विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड देन यू कैन ज्वाइन द कोर्स ऑल्सो। शुरू करें आज का सेशन। चलिए, विद एन एवरेज ऑफ PM 2.5 कंसंट्रेशन, बेसिकली ये बात कर रहा है कि 2024 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में हाईएस्ट लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन है। जितनी भी कैपिटल सिटीज देख लो उसमें से सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर है। ये जो पोल्यूशन लेवल है, आप इसको कैसे मेजर करते हो, इट इज़ मेजर्ड बाय कि कितना कंसंट्रेशन है ऑफ PM 2.5, विच इज़ 91.8 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विल टॉक अबाउट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर, हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। 2024 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है ये, एंड इट प्रेजेंट्स 5 एयर क्वालिटी डेटा। ठीक है, तो दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड अक्रॉस 138 कंट्रीज, रीजन्स एंड टेरिटरीज। हम इंडिया स्पेसिफिक पे बात करते हैं, जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया, PM 2.5 की कंसंट्रेशन जो है वो इतनी है, और दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के हिसाब से 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें से 13 तो इंडिया की ही है। एक सिटी आपको देखने को मिलेगी बिरनीहट, असम मेघालय बॉर्डर पे है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। बाकी फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, ये सारा कुछ सेंट्रल, मतलब ये सारी सिटीज़ हैं बाकी जो इसमें इंक्लूड करते हैं। इंडिया 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। जो WHO की सेफ लिमिट है
PM 2.5 लेवल की, आप उससे 10 टाइम्स हायर चल रहे हो। ठीक है, 2023 में इंडिया 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी था, मतलब 2024 में हालांकि स्लाइट इंप्रूवमेंट हुई है, अब आप 5th पे आ गए हो। एयर पॉल्यूशन एक सीरियस हेल्थ कंसर्न है। बहुत सी सिटीज़ हैं दैट हैव वेरी पुअर एयर क्वालिटी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी होती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग एक्शंस, वी नीड टू रिड्यूस द पोल्यूशन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दिस जियो पॉलिटिकल डायलॉग का पॉडकास्ट सीरीज वेयर 2 बेस्ट फैकल्टीज दे कम एंड दे डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हॉट बर्निंग इशूज. There are episodes that are out. Whatever they discuss, you can write it in your answer. So please make note of it. It will help you in your mains. It will help you in your interview also. Got it? So have a look. Do subscribe to the channel. Apart from this, there are other series on the platform also. That channel subscribe कर लीजिए, अपनी attendance mark कर दीजिए by liking this lecture. And you have comment section also. You can share your feedbacks. And yeah, please first of all तो आगे बढ़ने से पहले अपनी attendance mark करके आओ. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं. क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? जब सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो भी दिक्कत थी. आपकी हिस्ट्री ने आपको सिखाया, ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, राइट? वो आए, अब हमें पता चल गया कि अगर ये 4 या 5 लोग ऊपर बैठ के अगर चलाएंगे अर्थव्यवस्था तो दिक्कत होगी, है ना. हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, और कुछ जो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज थी यहाँ पे. अब सबको साथ लेकर आना है. अब जब सबको साथ लेकर आना है आपने, तो वी नीड टू मेक श्योर ना कि हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री सिखाती है सब कुछ. अब ये बहुत ज़रूरी था कि पावर को डाइल्यूट किया जाए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि सब साथ में रहें, कोई ऑटोनमस स्टेट की डिमांड नहीं करे, तो आपको उनको पावर देनी पड़ेगी. और वी आर अ डेमोक्रेसी ऑल्सो. लोग आएंगे, इलेक्ट करेंगे, वोट करेंगे, हर एक वोट का एक मतलब होगा. आप डिसीजन मेकिंग में आपसे पूछा जाएगा. लोकल लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ग्राम सभा है, पंचायत होती हैं, फिर ब्लॉक समितिज हैं, ज़िला परिषद है. मैं रूरल एरिया की बात कर रही हूँ. उधर आप अर्बन एरिया पे आ जाओ, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, आपने देखा ही है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी. ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन को आपको डाइल्यूट करना था, पावर नीचे देनी थी, तो वो ज़रूरी भी है. लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आया कि पंचायत को पावर दी जाएगी. क्यों दी जाएगी पावर? क्या था? देखो, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी मतलब है स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट गवर्नमेंट को फिर आगे आपने कहा कि भैया पावर देनी है आगे लोकल गवर्नमेंट के पास पावर आएगी. वो अपने पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज होंगी, वो डायरेक्ट लोगों से डायरेक्टली जुड़ी हुई होंगी, है ना. तो इसीलिए फिर कहने को तो हो गया, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 73rd 74th, समझ रहे हो बात को. तो ये मेक श्योर किया कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी स्ट्रांग हो. उसको पावर कहाँ से मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से. जैसे स्टेट को पावर कहाँ से मिल रही है? सेंटर नहीं दे रही, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है. पहले क्या था? पंचायत के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी. फंड को मैनेज करना, कितना वो सेंट्रली कंट्रोल्ड स्कीम्स पे रिलाई करते थे. हालांकि आज भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. तो यही तो दिक्कत है, समझ रहे हो बात को. इशू क्या है? इशू ये है, जब आप चैलेंजेस की बात करोगे कि ऑटोनॉमी तो हमने दी, लेकिन कैसी? वीक. फिस्कल डिपेंडेंस तो है, लेकिन कैसा? लिमिटेड, राइट. अनप्रिडिक्टेबल स्टेट और सेंट्रल ट्रांसफर्स पे वो रिलाई कर रहे हैं. प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, प्लान करना है, तो जब पैसा नहीं होगा तो दे विल हैव, उनकी एबिलिटी जो है वो भी लिमिटेड हो जाएगी. तो एक खुद का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स रेवेन्यू जनरेशन होना बहुत जरूरी है. टैक्स कलेक्शन के मैकेनिज्म्स पुअर हैं,
समझ रहे हो बात को। फिर एक ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, या पॉइंट्स लिखेंगे, ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के बावजूद रियल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे रिलाई करते हैं। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, किसी को अगर फियर ऑफ मिसिंग हो रहा हो। फिजिकल डिपेंडेंस, ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, दीज आर द हिंड्रेंस इन दिस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ एक वोट देना नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब, देखो, क्या इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन एक डेमोक्रेसी है? अब इलेक्शन के अंदर मान लो एक ही पार्टी है, फॉर एग्जांपल चाइना में इलेक्शन हो गया, सिर्फ एक ही पार्टी है, आप उसी को ही वोट दोगे, क्या ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? नहीं। यू शुड हैव ऑप्शंस टू चूज, यू शुड हैव डिसीजन मेकिंग पावर, देयर शुड बी इक्वालिटी, देयर शुड बी जस्टिस, देयर शुड बी लिबर्टी, राइट? आप एक डेमोक्रेटिक आप देखो कैसी सोसाइटी चाहते हो आप? एक जस्ट सोसाइटी, राइट, जहां पर आपको कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, राइट, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ऑटोक्रेसी के अंदर, क्या मोनार्की में ऐसा है जहां एक रूलर रूल कर रहा है? कहते हैं कि डेमोक्रेसी में मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत लेट होता है। वही डिसीजन को पहले, मतलब अगर एक ही राजा होगा, सब चलाएगा, सुनेगा, फटाफट डिसीजन होंगे। तो आप समझो, जब आप पूछ रहे हो बाकी सबसे, ये आपकी स्ट्रॉन्ग पावर भी है एक तरीके से। समझ रहे हो बात को? या आप अपनी एनसीईआरटीज पढ़ो, सब लिखा है वहां जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, कमिंग बैक, वीक अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म, पुअर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स लैक्स इन, स्ट्रक्चरल वीकनेस है इन द स्टेट फाइनेंस कमीशन। व्हाट एल्स? मार्जिनलाइज ग्रुप्स के डिसीजन मेकिंग में लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है। लोकल गवर्नमेंट में देयर इज पुअर ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी, शॉर्टेज है ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल्स, डेडिकेटेड टेक्निकल स्टाफ नहीं है फॉर प्लानिंग, फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉर सर्विस डिलीवरी, डिजिटल टूल्स, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इट लैक्स इन। सो ये सारे इश्यूज हैं, और करना क्या है? इन्हीं को ही ठीक करना है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करना है, राइट, पंचायत को एम्पावर करना है, उन्हें ऑटोनॉमी देनी है, जो आपके चैलेंजेस हैं उनको ठीक करना है बस, राइट। सो these things need to be done. You need to strengthen rural governance, you need to strengthen you need to reform urban governance also. देखो, अगर urban governance भी fragmented होगा ना, तो भी दिक्कत है। इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, इसके हाइजीन कंसर्न्स भी हैं। गार्बेज कलेक्शन है, पड़ी है, कोई कर नहीं रहा है। वाटर सीवेज हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए कोई नहीं है, फिर है लेकिन कोई अकाउंटेबल नहीं है। जुरिस्डिक्शन इज ओवरलैपिंग, कोई करेगा ही नहीं। फिर आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, कोई नोबडी इज अकाउंटेबल। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल, हिमालयन ट्रेजेडी ऑन एवलांचेस इन द हिमालयन स्टेट्स। अब बात करते हैं हिमालयन इकोसिस्टम की। उत्तराखंड के अंदर रिसेंटली देयर वाज एन एवलांच। तो इंडिया का जो हिमालयन रीजन है ना, ये पिक्चर बहुत सुंदर लग रही है वैसे, ठीक है, बहुत वल्नरेबिलिटी फेस कर रहा है। अभी अगर आपको पता हो, ये हिमालयन माउंटेन्स, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट। ये अनस्टेबल है, जैसे आपका डेक्कन प्लेटू है, ये स्टेबल है बहुत साल पहले, ये तो अभी बन रहे हैं, दे आर अनस्टेबल, रिसेंटली फॉर्म। रिसेंटली का मतलब ये नहीं 1-2 साल पहले। अब इधर ही ये आपका इंडिया यूरेशियन प्लेट है, 2 प्लेट्स टकरा रही हैं। अब ये 2 प्लेट है, ये टकराएंगी, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड, सेस्मिक एक्टिविटी, सब कुछ होगा। तो वी नीड टू मेक श्योर कि डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छे से हो। ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, बट इसके अपने चैलेंजेस हैं। हिमालयन रीजन का अपना बहुत सिग्निफिकेंस है। आप मॉनसून पे डिपेंड कर रहे हो, मॉनसून रेंज पे, वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो
ये विंड्स हैं, ये हिमालय ही है जो आपको जो रोकता है और यहाँ बारिश होती है। इतने एल्टीट्यूड पे है कि बगल वाला फिर यहाँ से देखो सारा जो ये खेल है बॉर्डर टेररिज्म और ये सब वाला वो इधर साइड हो रहा है। यहाँ कौन इतने फिट ऊपर चढ़ेगा और लड़ाई लड़ेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसका एक अपना पूछते हैं लोग हिमालय, बहुत सिग्निफिकेंस है इनका। हालांकि टेरेन यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही हार्श टेरेन होता है, राइट? इसका एक जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, इसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बेसिकली मैं बोल रही हूँ, एक नेचुरल डिफेंस बैरियर है फॉर इंडिया सिक्योरिटी, जिस तरीके से चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स चलते हैं। और यही है जो सोर्स है फॉर दीज पेरिनियल रिवर, जिस पानी को आप ड्रिंकिंग में, एग्रीकल्चर में, हाइड्रो पावर में यूज कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी हब है ये। इसका कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, हेमकुंड साहिब, कैलाश पर्वत है ना, तो आपने उसके साथ एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस जोड़ रखा है, राइट? मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड भी सपोर्ट करते हैं हिमालयस। टूर जाते नहीं हो घूमने? सिक्किम गए हो? दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मनाली, कुल्लू, देहरादून, कश्मीर, है ना? तो टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हैं। आर गेटिंग माई पॉइंट? सो दे आर क्रिटिकल फॉर मॉनसून्स ऑल्सो, एज आई हैव टोल्ड यू। क्लाइमेट रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। बट इश्यूज क्या आ रहे हैं? क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। ये जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो और सिर्फ सुन रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, पहले ही बता रही हूँ। क्लाइमेट बेस्ड डिजास्टर्स, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स बहुत हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट, वेदर पैटर्न्स आर वेरी चेंजिंग, क्लाउड बर्स्ट इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि देर इज दिस राइजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब किसी को ये नहीं पता होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, पढ़ना। 3 तरीके की होती है, उसमें से एक ओरोग्राफिक रेनफॉल भी है। क्या है? पानी वेपोरेट हुआ, ऊपर गया, यहीं पर ही बह गया, उधर गया ही नहीं, लीवर्ड साइड, यहीं पानी बह गया, यहीं बारिश हो गई, इसकी वजह से, माउंटेन की वजह से। ठीक है, अब इसका डिटेलिंग आप पढ़ना। तो एक तो इतना डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, तो रीजन और ज़्यादा फ्रेजाइल हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, अनसस्टेनेबल है, हाईवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बट यू नीड टू हैव एडवोकेट एनवायरमेंटल असेसमेंट। अभी दिल्ली में वो आया था, अर्थक्वेक आया था कुछ टाइम पहले, हमने बात करी थी, सेस्मिक जोन 4 में है वो। सो सेस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से। आप देख लो, जोशीमठ 2023 की बात है, जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस क्राइसिस की बात हुई थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स, एक्सेसिव टनलिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन अंडर द 4 धाम प्रोजेक्ट। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगी, बॉर्डर टेंशन होंगी, कुछ भी ले उठा लो, एनवायरमेंट एंगल से उठा लो, जियोपॉलिटिकल एंगल से उठा लो, सोशल एंगल से उठा लो, और कौन सा एंगल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से उठा लो, हर एक पहलू है। ठीक है जी, तो क्या करना है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़े। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 कह रही है कि हाउस होल्ड डेट बर्डन बढ़ रहा है, लोग उधार बहुत ले रहे हैं, और ये इट इज़ अ कंसर्निंग राइज इन द कंजम्पशन बेस्ड बोरोइंग। आप कंजम्पशन तो कर रहे हो लेकिन वो उधार लेके खर्चा कर रखा है, समझ रहे हो बात को? सो दैट इज द कंसर्न। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक बाई एनुअल रिपोर्ट है, तो पहली बात तो ये गांठ बांध लो, हर साल नहीं पब्लिश, साल में एक बार पब्लिश नहीं होती, 2 बार होती है। ठीक है, पूछा जाएगा प्रीलिम्स में डायरेक्ट, और फिर गलती मत करना, ये एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है जी, साल में 2 बार पब्लिश होती है, जून में और
दिसंबर में, ठीक है। नाउ इट रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सब कमेटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रेजिलियंस कितना है ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जो इश्यूज हैं इन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, उस सेक्टर इसके बारे में बताती है। कॉज ऑफ कंसर्न इस टाइम क्या है, इस बार की रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि जो हाउस होल्ड डेट है इंडिया के अंदर ये बढ़ रहा है। 2021 में हाउस होल्ड डेट था 36.6%। अगर आपको याद हो, जब आप जीडीपी की बात करते हो तो आप जीडीपी कैसे निकालते हो? कंजम्पशन बेस पे भी तो निकालते हो, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो 36.6% कंट्री की जीडीपी, हाउस होल्ड डेट जो है दैट इज 36.6% ऑफ कंट्रीज जीडीपी, और ये बढ़ के 42.9% हो गया हाउस होल्ड डेट, राइट। तो ये डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जितनी आपकी जीडीपी है, जितनी आपकी देश में प्रोडक्शन हो रही है, लोग खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं खर्चा? अब मान लो 10,000 का एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप लगा लो, देश में एक लैपटॉप बना है 10,000 का, आपके पास 10,000 होंगे तभी तो आप वो 10,000 का खर्चा करोगे। तो चाहे आप इस मेथड से इनकम मेथड, अब आपको ये फिर स्टैटिक की बात आ जाती है। इनकम में अब हर कोई अपनी इनकम नहीं दिखाता, तो इसलिए अब से नहीं निकाल सकते, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो आप कमा रहे हो, ये 10,000 कहाँ से लाए हो? अगर आपकी जीडीपी में कितना % डेट है, डेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली फिर इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, इट विल लीड टू इकोनॉमिक रिस्क। लोग क्यों इतना बोरो कर रहे हैं? लोग, आप बैंक से लोन लेते हो, क्यों लेते हो? चलो गाड़ी खरीदनी है, घर लेना है, बट अभी डेटा कह रहा है कि लोग बोरो कर रहे हैं अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, रादर देन टू इन्वेस्ट ऑल्सो। मान लो आपको एक बिजनेस खड़ा करना है, राइट, ये टेंशन की बात है। लोन पे लोग सरवाइव कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो ओवरऑल इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी। सी, मैनी न्यू लोन्स आर गोइंग टू फाइनेंशियली स्टेबल पीपल ऑल्सो, तो लेंडिंग जो रिस्क है वो रिड्यूस भी हो रहा है। बट नेगेटिव ट्रेंड ये कह रहा है कि जो लो इनकम ग्रुप में लोग हैं, दे आर बोरोइंग फॉर देयर डेली एक्सपेंसेस, जो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोन रीपे नहीं करेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी। तो दिस कंजम्पशन लोन, ये जो कंजम्पशन लोन है, दैट इज अ रेड फ्लैग, दैट इज अ वार्निंग साइन फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। समझ आ गई बात? समझ आ गई? तो ये आर्टिकल है, राइट, समझ आ गया? चलो फिर आगे बढ़े। तो अच्छा, आप सोचो कर क्या सकते हैं? सॉल्यूशन, हमें तो सॉल्यूशन पे भी सोचना है। व्हाट आरबीआई इज डूइंग, आप लोन्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स ले आओ। आप जब लोन दे रहे हो, पर्सनल लोन दे रहे हो, तो बैंक्स एंड लेंडर्स मस्ट बी, होता है ना कि आप क्रेडिट कार्ड, वो पर्सनल लोन देते टाइम आप देखो उनका क्रेडिट कार्ड डेट, और यू शुड बी मोर केयरफुल व्हाइल गिविंग दिस लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड डेट, क्रेडिट रेटिंग, क्या आप सेफ बोरोवर को दे रहे हो, राइट। सो दीज थिंग्स आर देयर, यू कैन वर्क इट आउट। चलिए लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं। 7 फरवरी को WHO ने एक लैंडमार्क रिपोर्ट रिलीज करी कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर पे, तो इसके बारे में बात करते हैं। कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, जब डॉक्टर्स और नर्सेज एम्पैथी शो करते हैं, पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है, दे रिस्पॉन्ड बेटर टू द ट्रीटमेंट, राइट। पेशेंट्स आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट एंड फॉलो द मेडिकल एडवाइस। स्ट्रेस, कंपैशन, आपको कोई कंपैशन शो करे, अच्छा लगता है ना, पेशेंट्स को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कंपैशनेट हेल्थ केयर का मतलब होता है आप मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो बट विद एम्पैथी, विद काइंडनेस, विद रिस्पेक्ट। ये सिर्फ डायग्नोज और इलनेस ट्रीट करने की बात नहीं है, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट्स इमोशंस, देयर कंसर्न्स, देयर वेलबीइंग।
राइट? सो इस रिपोर्ट से मैसेज क्या जा रहा है, मेन टेक अवे क्या है? पेशेंट के लिए भी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी रिकवरी फास्ट होगी, बेटर पेशेंट आउटकम आएगा, पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा, बर्नआउट कम होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी, पेशेंट प्रोवाइडर रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी आएगी और एक प्रोफेशनल फुलफिलमेंट भी होगी, राइट? सो ये एक पॉइंट है जो आप लिख सकते हो. जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दे ट्रीट द पेशेंट विद काइंडनेस, दे फील मोर फुलफिल्ड. आप वो होता है ना, आप अपने धर्म कर रहे हो, आप धर्म मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब राइटिशियसनेस, यू आर फॉलोइंग योर ड्यूटी. कोई ठीक होगा, यू विल कंपैशनेटली फील हैप्पी, यू विल फील मोर सेटिस्फाइड इन योर करियर. कंपैशन का मतलब सिर्फ यू आर बीइंग नाइस नहीं है, हीलिंग द पेशेंट फास्टर, बिल्डिंग दैट ट्रस्ट, रिड्यूसिंग देयर स्ट्रेस, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? हेल्थ केयर में ना कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, काइंडनेस, this is all involving care and concern for the patients, and they have different meanings and effects also, right? ये थोड़ा सा हम इंग्लिश पे आ रहे हैं. वैसे कंपैशन का मतलब होता है जहां पर आप एक पेशेंट की सफरिंग को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, यू आर एक्टिवली वर्किंग टू रिलीव इट. अच्छा, आप मान लो एक नर्स है, शी सीज दैट टर्मिनली इल पेशेंट है एंड द वन इज स्टिल इन पेन मेडिकेशन के बावजूद भी, तो फिर वो डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर चेंज द ट्रीटमेंट, राइट? एंड ऑल्सो पेशेंट की फैमिली को भी कंफर्टेबल करेंगे. यू आर रिकॉग्नाइजिंग द पेशेंट सफरिंग, यू आर एक्टिवली वर्किंग टू रिलीव इट. सिंपैथी इज where you are feeling concern for someone's sufferings but you're not deeply sharing their emotions. जैसे you're feeling sorry but you're not deeply involved. Doctor tells the patient's family, है ना, we are sorry. You're not personally feeling that pain. You're sympathetic but you're not deeply involved. Empathy के अंदर क्या है? You're putting yourself in the patient's shoes also. You're feeling their emotions. It's about understanding their struggles. मतलब ऐसा लगता है कि उसका दुख हमारा दुख है, आप ऐसा लगा लो, दैट इज एम्पैथी. इंग्लिश का मतलब ये बस ये. काइंडनेस में यू आर बीइंग नाइस बट यू आर नॉट ऑलवेज टेकिंग द एक्शन, यू आर बीइंग पोलाइट, यू आर बीइंग रिस्पेक्टफुल, यू आर केयरिंग, बट कोई डीप इमोशनल कनेक्शन नहीं है. रिसेप्शनिस्ट एट द हॉस्पिटल, दैट इज ग्रीटिंग द पेशेंट विद अ स्माइल, ऑफरिंग देम अ सीट, फीलिंग देम वेलकम. Kindness. Compassion is most powerful when it is combining all these things, right? Compassion is the best compassion is the best approach you can say, because यहाँ पर you are acknowledging the pain, you are understanding the emotions, you are taking the actions also. ठीक है जी, तो मेडिकल एजुकेशन में compassion भी पढ़ाना चाहिए, right? ठीक है, so that was the whole session. I hope things are clear. Any doubt, you can still ask me in the comment section, and for more such videos do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Bakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.